तो आज हम लोग केमिस्ट्री के आज क्लास 10th के नए सेक्शन में एक बार फिर से हाजिर हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन और आज ये फाइनल चैप्टर इसका होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग आज ही क्लियर करेंगे। इसके बाद इसमें हम एक और क्लास देने वाले हैं आपको, जिसमें डाउट्स आप जितने भी लेकर आएंगे उसे हम सॉल्व करवाकर आपका ये चैप्टर पूर्ण रूप में तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आज इस नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। हमारा नया टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था तरह तरह के रिएक्शन के बारे में। एक बार फिर से आपका ज़रा सा हमें एक रिवीजन करवाने के चक्कर में हम आपको एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं कि आपने अभी तक में 4 तरह के रिएक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, जिसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते थे। इसके बाद हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो ये 4 तरह की जो रिएक्शन है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग अन्य 4 और तरह के रिएक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसमें सबसे पहले है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या होता है देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस। देखिए, इसमें देखने वाली बात यह है कि एक ऐसा रिवर्स का मतलब होता है उल्टा होना, ठीक है। आपने नाम सुना होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल, आप कैंडल को जलाते हैं तो उसके बाद वो पिघल के क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चला आता है, फिर से उसको आप चाहे तो कैंडल बना सकते हैं। आप अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। हमने वीडियो में देखा है, कई सारे वीडियो में, कि एक बड़े से बर्तन में कैंडल को पिघलाकर उसमें कुछ कलर मिलाकर और नए तरह से डेकोरेटिव फंक्शनों के साथ उसको जब तैयार किया जाता है, देखने में उसका लुकअप काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप भी ये समर वेकेशन में आप ये ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा कि नए नए तरीके से हम इस तरह के इंट्यूटिव के साथ जुड़े और नए नए तरह के चीज़ों को बनाने का प्रयास भी करें। जैसे जैसे आप नए चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, आपकी मानसिकता में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है एक ऐसे प्रकार का रिएक्शन है जिसको हम पुनः फिर उसी अवस्था में ला सकते हैं। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस जिसमें, अच्छा, रिएक्शन में आपको हमने बताया था 2 तरह की चीज़ें। एक बताया था रिएक्टेंट, दूसरा बताया था हमने प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे रिएक्टेंट जिसमें प्रोडक्ट्स को पुनः रिएक्टेंट्स में बदला जा सके। मेरे शब्दों को ज़रा ध्यान से देखिएगा। हम जिस पर अभी रेड लाइन से चिन्हित करेंगे उसको भी देखिएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। ये ध्यान देना आपको, मतलब ऐसे रिएक्शन करें जिसमें प्रोडक्ट को फिर से हम किस में ले आए, रिएक्टेंट के फॉर्म में ले आए। यानी कि अगर रिएक्टेंट से मिलने से बनता है प्रोडक्ट, तो फिर हम अगर ऐसा भी करें प्रोडक्ट, उससे भी हम क्या कर सके, रिएक्टेंट तैयार कर सके। हमारा यह करने का मतलब था। ये बड़ी ही दिलचस्प बातें हैं। क्या ऐसा सचमुच संभव है? बिल्कुल संभव है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन का एक एग्जांपल लेते हैं। इसके साथ में हम वाटर को ऐड करते हैं और इससे देखते हैं कि नया जो पदार्थ बन के आता है वो आता है Fe3O4, ठीक है, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ये आयरन ऑक्साइड है। ये तो आयरन का ही फेरम, यानी कि आयरन के लिए ही लिखा गया ये, और प्लस 4H2 यानी हाइड्रोजन गैस के 4 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं इससे। ये तो हमें पता चल गया है। अब हम देखते हैं इसमें कि अगर हम लोग इस तरह से मिलाते हैं, क्या सचमुच ऐसा संभव है कि इस पदार्थों को अगर रिएक्शन करवाया जाए तो फिर से हमें यह मिल जाए? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप ऐसा प्रयोग करके देखना चाहते हैं तो प्रयोग करके देखें
और अगर इस तरह के कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हम जब चाहे रिएक्टेंट को बदल दें प्रोडक्ट के रूप में और प्रोडक्ट को बदल दें हम लोग रिएक्टेंट के रूप में, यानी वाइस वर्सा होते रहे। इसका मतलब है कि हम ऐसा कह सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए हमारी बातों को ज़रा गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा और चिन्ह को महसूस कीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है वो भी देखना है आपको। देखिए हमने लिखा है अभी 3Fe + 4H2O और इससे बनकर तैयार क्या हुआ है Fe3O4 + 4H2। और अगर इसको हम लोग फिर से इस दोनों को रिएक्शन करवाएं तो हमें ये प्राप्त होगा। ये चिन्ह बताता है आपको कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की प्राप्ति हो रही है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स इसके हैं, देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल और भी इसके। जैसे कि अगर हम लोग देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि मरकरी के लिए लिखा गया है, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो इससे बनता है हमारा 2 भाग बनता है मरकरी के मॉलिक्यूल का और ऑक्सीजन का भी 2 भाग बनता है। हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि अगर इस तरह से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ये वाला हिस्सा, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है आपको। यानी कि हम समझ सकते हैं इसका मतलब है कि 2Hg इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2Hd + O2 के रूप में। ठीक है, यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस को दिखा रहा है। और भी 1-2 एग्जांपल देखते हैं, 1-2 एग्जांपल और भी देख के चेक करते हैं। जब हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में खूब सारा मौजूद है और इसके बाद इसके साथ में हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो देखते हैं इससे क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ध्यान दीजिएगा अमोनिया, ठीक है, अमोनियम अमोनिया नाम सुनेंगे आप। ठीक है, और इसमें हमने इस तरह के चिन्ह को लगा दिया, यानी कि हम इसको फिर से पुनः उस अवस्था में ला सकते हैं। यानी कि ये सभी के सभी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन के उदाहरण हैं। और भी 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके बुक में दिए हुए एग्जाम्पल को। H2 + I2 करते हैं, ठीक है, यानी कि आयोडीन के लिए। ठीक है, और इस दोनों को मिलाते हैं तो इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और फिर से उसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये सल्फ़र ऑक्साइड है और इसके साथ में जब हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं तब क्या होता है, ये भी ध्यान देते हैं, तो इससे बनता है ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये था आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का सारा एग्जाम्पल। यानी कि हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट को हम जब चाहें रिएक्टेंट के रूप में बदल दें और रिएक्टेंट को जब चाहें प्रोडक्ट के रूप में बदल दें, और यह रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल से आपने समझा ही होगा इसको। चलिए अगला चलते हैं, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं इसको, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक उसका उल्टा, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं। देखिए स्पष्ट कर दिया हमने आपको कि ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन रहा है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हमने उसको इंडिकेट भी कर दिया है आपको कि सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, यानी R से P बनेगा सर, लेकिन P से R बने यह ज़रूरी नहीं है इसमें।
ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तो आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी भी इसके बाद आता है। कुछ ऐसे पदार्थ है जिसका निर्माण एक बार अगर हो जाता है तो अगले बार उसका निर्माण फिर से उसी अवस्था में नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दूध से दही बनाते हैं, अभी तक ऐसी कोई विधि ज्ञात नहीं है जिसमें कि दही से फिर से दूध बनाया जा सके। तो कुछ ऐसे पदार्थ, जैसे आपका भोजन पचता है, अभी तक ऐसे कोई भी नई मेथड नहीं आई है या पुरानी मेथड जिससे कि आपके पचे हुए भोजन को फिर से उसी अवस्था में लाया जा सके। अगर ऐसा हो सके, कल्पना कीजिए, अगर ऐसा हो सके तो अनर्थ हो जाएगा, तब कभी अन्न की कमी महसूस होगी ही नहीं। हम लोग उसको फिर से तैयार कर ही लेंगे तो फिर हमें खेतों में उपजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन भी हमारे नेचर में मौजूद है। देखते हैं इसके बारे में, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर सोडियम के साथ में वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस H2 बनता है। आपको पता ही होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है। और ये एक प्रकार का बेसिक नेचर वाला पदार्थ है। ठीक है, चलिए ये तो पता ही था। अगला भी देखते हैं इसमें एक एग्जांपल और, CH4। आगे क्लास के 10th में ही आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, जिसमें आप लोग को मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे कई सारे कार्बन के नए कंपाउंड दिखेंगे जिसके बारे में आप परिचित हो जाएंगे वहाँ पर। तो ये है मीथेन। मीथेन आम तरह से अगर समझा जाए तो कीचड़ों में उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का गैस है, इसीलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, मतलब कहीं अगर दलदली इलाका है वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। आपके शौच से उत्पन्न होने वाला गैस है। ठीक है। तो इस प्रकार के गैस का उपयोग अब ईंधन के रूप में किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये बहुत प्रभावी गैस के रूप में सामने निकलने वाला है। चलिए इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, ऑक्सीजन से। तब हम क्या पाते हैं इसमें, तो हमें मिलता है CO2 प्लस H2O। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर इन दोनों को मिलाएं तो ये मिल ही जाए, ये नहीं हो सकता है। ठीक है। एक दो और देखते हैं इसमें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, नाम पहचानना सीखिए। Ca से कैल्शियम और CO3 से कार्बोनेट, अगर दो रहता तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। ठीक है। यहाँ पर अगर 4 रहता तो कैल्शियम टेट्रा कार्बन या कार्बन ट्राइऑक्साइड कहते, फिर टेट्रा ऑक्साइड कहते, फिर पेंटा ऑक्साइड कहते। जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर नंबरों का खेल है। यहाँ अगर 5 लगा रहे तो ये कार्बन पेंटा ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बन पेंटा ऑक्साइड। यहाँ लगा हुआ है 3 तो इसको कार्बोनेट के रूप में हम लोग जानते हैं, या ट्राई भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। इसके साथ में हम क्या मिलाते हैं, HCl मिलाते हैं। सारे एसिड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसिड ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप जानते होंगे इसको। और ये है मार्बल चिप्स, इसको कहते हैं मार्बल चिप्स। आप अपने घरों सब में लगाते हैं मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े, वो यही है। ठीक है। इसके साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। क्लोराइड, अगर CaCl रहता तो क्लोराइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो CaCl है प्लस H2O है प्लस CO2 है, यानी कि वाटर भी प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त हुआ है। और इन सब को हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको दिखा भी नहीं रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं इसमें एक दो एग्जाम्पल। स्टार्ट है, एक दो एग्जाम्पल और इसके देखते हैं। देखिए आपको सबसे ज़्यादा बार जो हम बताते हैं ये भी देख लीजिए, Zn प्लस H2SO4। जिंक के साथ में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है इससे, तो ZnSO4 बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। आपको याद होगा हमने कहा था कि एरो का साइन जब ऊपर की ओर आए तो आप समझ सकते हैं कि इसमें गैस क्या हो रहा है, इवोल्यूट हो रहा है और वो निकल कर बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है। और नीचे की ओर एरो का साइन रहेगा तो यानी कि उसमें प्रेसिपिटेट वाले घटना हो रहे हैं। ठीक है। तो ये था जिंक के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। ये सारे के सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन के उदाहरण हैं। एक और देखते हैं, MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के देखते हैं HCl का। ठीक है। और इससे तैयार होता है हमारा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O।
थोड़ा सा इक्वेशन में हमको एक बार चेक कर लेने दीजिए, क्या सही हमने किया है काम या गलती हुआ है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा रोकिएगा 1 मिनट। तो इसमें हमको ठीक है, तो आपका क्या था, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 4 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन करवाया तो हमें यह प्राप्त हुआ। लेकिन इन सब को मिलाने से ये प्राप्त हो जाए यह ज़रूरी नहीं है। ऐसे रिएक्शनों को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो अभी आपने देखा, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्राप्त हो जाए और प्रोडक्ट से अगर आपको रिएक्टेंट प्राप्त हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, RR, याद रखिएगा। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्राप्त हो और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट प्राप्त ना हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये आपके काम में आने वाला है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक नए तरह के रिएक्शन को जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। देखते हैं ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी या नुकसानदायक है। ठीक है, देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, एंड रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होता क्या है ये ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, पहले हम क्या क्या बोल रहे हैं आपको। जैसे ही आपको कहेगा ऑक्सीडेशन के बारे में तो आपको समझना है यहाँ पर किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, देखिए ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, यह प्रोसेस ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है किसी पदार्थ से तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और अगर उससे हाइड्रोजन हट रहा है तब भी वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक इसके उल्टा कौन है, रिडक्शन वाला है। अब इसमें हम इसके आधार पर लिख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा। तो ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, यह कहलाया हमारा रिडक्शन कहलाया है। चलिए ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन इन दोनों को मिलाकर अगर किसी में, अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो बताएंगे ए प्रोसेस इन विच एनी एलिमेंट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन और रिलीज विथ हाइड्रोजन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़े आके या हाइड्रोजन हटे आके, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। इसी तरह से इसमें भी कहेंगे एक ऐसा स्थिति, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हटे या हाइड्रोजन आके जुड़े। ठीक है, अगर दोनों चीज़ हो रहा है किसी रिएक्शन में तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, ठीक है, तथा रिडक्शन भी हो, ये ध्यान रखना है। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा बताइए रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अभी तुरंत हम इसके उदाहरण आपको देने वाले हैं। ठीक है, आप इसको समझने का तब प्रयास कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर अभी हम दिखाते हैं आपको, दोनों तरह का रिएक्शन आपको सामने होते हुए दिखेगा इसमें। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल देखिए। जैसे कि हमारा दिया हुआ है CuO, कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है और इसके साथ में H2 का हम एडअप कर रहे हैं और इससे जो नया पदार्थ बन रहा है ये हमारा बन रहा है Cu प्लस H2O। देखना है ध्यान से कहाँ क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था पहले, लेकिन अब कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट रहा है। देखिए यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर कॉपर के साथ से हट गया है, तो ऑक्सीजन का हटना उसके लिए क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हाइड्रोजन अकेले था और हाइड्रोजन के साथ
कौन आके जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी कि इसके साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो आपने अभी देखा ना कि दोनों तरह के रिएक्शन में हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन भी देखा है इसमें और रिडक्शन भी देखा है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ध्यान देना है इस पर, ये एक प्रकार से एक नए तरह का आपके लिए रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है थोड़ी सी नई, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ जो फंसेंगे वो फंसते रह जाएंगे। अभी तो हमने इस तरह के एग्जाम्पल को और भी देखने हैं, फिलहाल हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा ज़रा सा। ठीक है, देखिए इसमें हम आपसे पूछ सकते हैं कि चलिए सबस्टांस, कोई भी आपसे पूछ सकता है ऑक्सीडाइज्ड, देखिए क्या क्या पूछेगा आपसे। दूसरा है सबस्टांस रिड्यूस्ड, तीसरा आपसे पूछ सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चौथा आपसे पूछ सकता है रिडक्शन एजेंट। ठीक है, सब के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, अच्छा अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दें हम अभी कि बताइए पिछले 4 जो हमने रिएक्शन बताए थे आपको, सबसे पहला बताया था कंपोजिशन रिएक्शन, फिर डीकम्पोजिशन, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या हो रहा है, तो आप बताएंगे सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें हो रहा है सर, इसके जगह पे ऑक्सीजन था, इससे हटकर इसके साथ मिल गया, तो एक प्रकार से ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, आप ध्यान रखिएगा। चलिए वो तो हो गया टॉपिक, छोटा सा था, ये मेन चीज़ है, इसको अगर सीख गए तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली इसमें नहीं है। देखते हैं इसके बारे में आप। तो सबस्टांस ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, मतलब कौन सा पदार्थ जो है इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें या इसमें, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन जाके, इसीलिए हम कह देंगे इसमें, इसका आंसर क्या होने वाला है, हाइड्रोजन होने वाला है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन हो गया इसमें। अगला करा कि बताइए कौन सा ऐसा पदार्थ है जो रिड्यूस हो रहा है, मतलब जिससे या तो ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं आके, या तो उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, ऐसा कौन सा पदार्थ है, क्योंकि रिडक्शन में आपने पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन का हटना, तो कौन सा पदार्थ है जिससे ऑक्सीजन हट रहा है, तो हम देखते हैं इन दोनों की ओर। तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन जब उधर देखते हैं तो उधर कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट चुका है, यानी कि यही पदार्थ है जो अपना ऑक्सीजन को त्याग रहा है, यानी कि Cu हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछ रहा है बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें, मतलब कौन अपना ऑक्सीजन दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर यही ना देगा, जिसके पास है वही तो देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CuO, यही दे रहा है। फिर पूछ रहा है बताइए रिडक्शन एजेंट कौन है जो कि ऑक्सीजन ले रहा है, तब इसमें हम लिख देंगे H2। तो आप अभी इस चीज़ को अच्छे से क्लियरली समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार फिर से एक नया सा एग्जांपल देते हैं, उसमें आप हमें ये बताइएगा कि सर ये सब चीज़ें इसमें कौन कौन सी होने वाली है। देखिए नया रिएक्शन दे रहे हैं आपको, एक रिएक्शन दिया हुआ है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है क्लोरीन गैस का, और इन दोनों को जब मिलाते हैं तब इससे बनता है सल्फ़र प्लस 2HCl। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन हो ही रहा है, ये तो कंफर्म हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे बताइए रिडॉक्स रिएक्शन कैसे आप समझ रहे हैं कि हो रहा है, तो देखिए इसके साथ से क्या हो रहा है, सल्फ़र के साथ से हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन का हटना यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यानी कि उसमें रिडक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग देखें, इसमें दोनों चीज़ें हुई, सल्फ़र यहाँ पर अभी इसके साथ में था, और यहाँ से इधर देखिए क्या हो रहा था, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन में कि सर हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन होता है, और क्लोरीन के साथ जाके हाइड्रोजन जुड़ा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलिए ये तो हमें पता चल गया कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखते हैं इसमें कौन सा सबस्टांस है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ऐसा कौन सा सबस्टांस है, तो इसमें चेक करते हैं। जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज हो रहा है ये देखना है, तो इसके पास पहले देखिए क्या हो रहा था, सल्फ़र के पास H2 था, और इसने क्या किया, अपना हाइड्रोजन को हटा दिया है, यानी कि यही पदार्थ हो रहा है। इसमें सल्फ़र लिखिए, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि इससे क्या हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। वो कौन सा पदार्थ है जो कि रिड्यूस हो रहा है,
जिसके साथ जाकर ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो क्लोरीन ऐसा पदार्थ है जिसके साथ जाके क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ चुका है। तो आप क्लोरीन भी लिख सकते हैं या आप HCl भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जिसको लिखें। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें HCl नहीं लिखिए, क्लोरीन ही लिखा जाए। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये देखना है इसमें। तो ऐसा कौन सा पदार्थ इसमें दिया हुआ है जो कि अब यहाँ तो बात करेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखना है। कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि सर ऑक्सीडेशन में तो सर ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, आपने तो पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हाइड्रोजन है तब भी तो ऑक्सीडेशन वाला एक हमने ट्रिक बताया था आपको कि हाइड्रोजन का हटना। तो ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन है जो कि अपने हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सल्फ़र के साथ में ये जुड़ा हुआ था, सल्फ़र ने क्या किया, अपने हाइड्रोजन को हटा लिया, इसीलिए इसका आंसर सल्फ़र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसमें रिडक्शन एजेंट कौन है इसमें। तो रिडक्शन एजेंट में देखते हैं कौन ऐसा है जिसके साथ जाकर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है किसके साथ जाके, क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपको अभी हमने बताया था। ठीक है, एक टॉपिक और देखते हैं हम लोग अभी, इससे अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ दिया हुआ है इसमें ZnO+, यहाँ ध्यान देना है आपको, ZnO+C, और इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट C4 हो गया कार्बन। ठीक है, इसको हीट करने पे हमें मिल रहा है Zn+CO, CO4 हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बहुत ही जहरीली गैस है, धुएं उजले वाले इसके होते हैं, कच्चे लकड़ियों से भी इस तरह के गैस निकलते हैं। ठीक है, दम घुटाने वाले गैस है ये। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या दोनों चीज़ हो रहा है, देख के चेक करते हैं। यहाँ देखते हैं Zn के साथ O था और यहाँ से क्या हो गया, O हट गया है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का हटना, यानी ये क्या कहला रहा है, इसमें रिडक्शन कहला रहा है। अब देखिए कार्बन के साथ कुछ भी नहीं था, उधर जाके क्या हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी कि इसमें क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। आप ध्यान देंगे तो इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं ज़्यादा परेशानी वाली बात है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखना है, अभी हम आपसे पूछेंगे इसमें कि ZnO जो है, इसमें से यहाँ पर आ गया Zn, यानी कि Zn क्या कर रहा है, Zn ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है, Zn ऑक्सीजन को रिलीज़ किया है। अच्छा, पूछेंगे कार्बन क्या कर रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। Zn ऑक्सीजन को रिलीज़ किया और कार्बन ऑक्सीजन को गेन किया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की बातें हुई है, यानी कि आपसे अगर किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फंसेंगे नहीं। आपसे पूछ सकता है बताइए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अच्छा, यहाँ पर इस इक्वेशन में कौन ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है, इस एग्जाम्पल में कौन है जो कि ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो आप ये सब चीज़ें बताएंगे उसको, तो क्लियर रहेगा ये डाटा। ठीक है, एक और पते की बात है इसमें, ज़रा सा ध्यान देंगे मेरे एक नए एग्जाम्पल पे। तो एक नया एग्जाम्पल है MnO2, अभी हमने तुरंत इसके बारे में बताया भी था, और +4 HCl, और इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इससे प्राप्त हो रहा है हमें MnCl2 + Cl2 + 2H2O। अभी हमने इसके बारे में तुरंत अभी बोला है। ठीक है, तो यानी कि इसमें अभी आपको देखना है कि कहाँ पर रिएक्शन, आप बार बार आपसे हम यही चर्चा करने की प्रयास कर रहे हैं कि आप पहचानना सीखिए किससे ऑक्सीजन हट रहा है और किस में जाके जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पर MnO2 है और यहाँ पर आ गया है MnCl2, यानी कि इसने क्या किया, अपने ऑक्सीजन को त्याग दिया है, यानी कि ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ध्यान देना है। देखिए HCl है और इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन ने क्या किया है, अपने साथ में ऑक्सीजन को जोड़ लिया है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग अभी देखते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिएगा इसमें, यहाँ पर क्या किया इसने, MnO2 ने अपने आप से किसको हटा लिया है, Mn को रहने दिया और O2 को इससे अपने आप से हटा लिया है। ठीक है,
यानी कि इसे कहा जा सकता है कि यह क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब जो अपना पदार्थ को हटा ले, ठीक है। जैसे इसने क्या किया, आपने ऑक्सीजन को हटा लिया, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा होता, उस हाइड्रोजन को हटा लेता, तब भी ये क्या कहलाता, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता। फॉर एग्जांपल हम कहना क्या चाह रहे हैं ये देखिए, अगर ऐसा लिखा रहता और अगले एग्जांपल में इस तरह का रहता और इसके साथ कुछ भी रहते, तो हाइड्रोजन अगर हट जाता तब ये कहलाता रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता, ठीक है। किसी और के साथ इसने क्या किया, हाइड्रोजन को जोड़ने का प्रयास किया है। एजेंट का काम तो ये होता है ना, प्रयास करवाना। देखते हो LIC वाले एजेंट सबको ज़बरदस्ती आपको मैनिपुलेट करके आपको क्या करेंगे, वो इस तरह से बातों को समझाएंगे कि लगेगा नहीं LIC से बेहतर चीज़ें धरती पे कुछ भी नहीं, ना करवा ही लेते हैं, एक प्रीमियम तो करवा ही लेते हैं इसमें, ठीक है। तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटे वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस पदार्थ से जाकर ऑक्सीजन जुड़ेगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग सबस्टांस। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस पदार्थ से हट रहा है, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटे। फॉर एग्जांपल अभी हम आपसे पूछेंगे, बताइए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो देखिए इससे हट रहा है, तो हम आपको कह सकते हैं इसमें कि सर ये ZN जो है ना सर, इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, ठीक है, क्योंकि इससे हट रहा है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट भी देख लीजिए आप, जिस पदार्थ से हाइड्रोजन हटे, थोड़ा पते की बात है, ध्यान देना है इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बातें हो रही है, ठीक है। ये दूसरे के साथ जोड़ने जा रहे हैं, एजेंट का काम होता है जोड़ना, तो ये क्या करता है, इससे हटाकर किसके साथ जोड़ दिया है, दूसरे के साथ जोड़ दिया जहाँ उसको सुविधा लगा, ठीक है। तो ये कहला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ZN अपने से हटाकर CO के साथ जोड़ दिया, तो ZN हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन क्या किया, कार्बन के यहाँ तो हाइड्रोजन की बातें दी नहीं है, अगर किसी में ऐसा दिया रहेगा तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बातें पता चल चुकी है, ठीक है। एक चीज़ और देखना है इसमें, हमने अभी जितना भी आपको एग्जांपल दिया है सब के सब या तो मेटल हैं या तो नॉन मेटल हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तो ये मेटल के बारे में दिखा रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है नॉन मेटल, इसके साथ जुड़ा हुआ है नॉन मेटल। यानी कि हम इसमें एक चीज़ को और क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी के साथ में, देखिए यहाँ पर देखना है, एक एग्जांपल लिख रहे हैं MnO2 प्लस 4HCl और इससे बनता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पर, यह था मैग्नीज जो था ये मेटल था, मेटल, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ठीक है। तो ध्यान देना है इसमें, एक चीज़ हमारा दिया हुआ है इसमें कि एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक सबस्टांस, एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक सबस्टांस, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हमने क्या कहने का प्रयास इसमें किया है। तो अगर किसी पदार्थ के साथ में क्या हो रहा है, नॉन मेटालिक सबस्टांस जुड़ रहा है आकर, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर Mn दिया हुआ है, इसके साथ हमने क्या जोड़ा, इसको जोड़ा है, तो ये बन गया क्या चीज़, MnO2। देखिए यहाँ पर क्या था, ये मेटल था, इसके साथ में क्या जुड़ रहा था, नॉन मेटल जुड़ रहा है, नॉन मेटल जुड़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, नॉन मेटालिक सबस्टांस जब जुड़ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने का काम हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर दिया रहे एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, ये कहलाएगा रिडक्शन, ठीक है। किसी के साथ मेटालिक एलिमेंट जुड़ेगा तो उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। इसके भी एग्जांपल हम लोग देख लेंगे इसमें अभी। जैसे कि इसमें देखते हैं अभी, देखिए ये नॉन मेटल था, नॉन मेटल है, ध्यान देना है क्लोरीन के बारे में, ठीक है।
और क्लोरीन अभी दोनों जो है वो जुड़ा हुआ था नॉन मेटल से, ये नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल है। लेकिन इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन हट गया है और इसके साथ आके जुड़ा कौन है, मैग्नीज जुड़ा है, जो कि एक प्रकार से क्या है, मेटल है। तो जब नॉन मेटल के साथ में आकर जुड़ रहा है कौन, मेटल जुड़ रहा है, तब इस चीज़ को कहते हैं हम लोग रिडक्शन। ये ध्यान रखना है। यानी कि हमें दो चीज़ें पता चली। एक बात यह पता चली कि सर ऑक्सीजन का सर जुड़ना या हाइड्रोजन का सर हटना, ये कहलाता था ऑक्सीडेशन। ठीक है। तब सर इसके साथ एक और चीज़ जोड़ दीजिए सर। सर एक चीज़ और क्या जोड़ना है, तो सर नॉन मेटल का जोड़ना भी कर दीजिए सर, क्योंकि सर ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। यानी अगर अब आपसे पूछेगा कोई ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन आकर किसी पदार्थ से जुड़े या हाइड्रोजन हटे या नॉन मेटल जुड़े, इस पदार्थ को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है। ठीक है। उसी तरह से हम दूसरा चीज़ यह कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, और कह सकते हैं मेटल का जुड़ना। ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। ध्यान देना है इस बात पर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगर किसी पदार्थ के साथ में हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन हटेगा या कोई मेटल आके जुड़ेगा, ठीक है, वो कहलाएगा रिडक्शन। चलिए ये तो बातें पता चल चुकी है। अब देखते इतना सारा जो हमने लोचा किया है ऑक्सीडेशन और रिएक्शन के बारे में, इससे हमें क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। तो नुकसान के बारे में आप में डिस्कशन किया गया है चैप्टर में। फ़ायदे के बारे में तो जहाँ तक बातें हैं ऐसी कोई अभी चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि फ़ायदे इसके, कंपाउंड नए नए बनते हैं जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। लेकिन इसके नुकसान बहुत ही खतरनाक है। दो तरह के नुकसान है ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन इज हार्मफुल। देखिए दो तरह के नुकसान हैं। ठीक है। किस प्रकार से नुकसानदायक है ये देख लेते हैं। तो ये दो चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। एक पहुंचाता है मेटल को नुकसान, दूसरा पहुंचाता है ये फूड को नुकसान। मेटल हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि हमारे 70% काम में कहीं ना कहीं मेटालिक चीज़ों का उपयोग होता ही होता है। ठीक है। चाहे आप अन्न उपजा रहे हो, चाहे आप घर बना रहे हो, चाहे आप कोई अन्य काम कर रहे हो, गाड़ियों से जा रहे हो, ट्रेन चला रहे हो, सब में मेटल का उपयोग होता है। और ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो मेटल को नुकसान पहुंचा रहा है या फूड को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, जब ऑक्सीडेशन और मेटल मिलता है, ऑक्सीडेशन मेटल के साथ होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। ठीक है। क्षरण कहते हैं इसको हिंदी में, क्षरण मतलब किसी चीज़ का क्षय होना, ख़त्म होना। ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन फूड के साथ होता है तब वो कहलाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। ठीक है। मतलब इसमें अम्लता आना। ठीक है। बेकार होना, सड़ना। ठीक है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान देंगे। ऑक्सीडेशन हार्मफुल है मेटल के लिए भी और फूड आइटम्स के लिए भी। ठीक है। किस प्रकार से इससे हम बचाएं, तो देखते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास में, अगर आप घर बनाते हैं, अपने घरों में भी घर बनाते हैं, अगर आपने अपने दीवार में लगे हुए खिड़कियां या अपने आगे में घर में लगे हुए ग्रिल या छतों पर लगे हुए ग्रिल, इन सब में अगर आप पेंटिंग वगैरह नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद देखिएगा उस पर एक ब्राउन कलर का एक परत जम जाएगा, जिसको आप हाथों से ऐसे छू कर महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि रस्ट होता है। रस्ट जिसे हम लोग कहते हैं जंग, एक प्रकार का सॉफ्ट सबस्टांस है। ठीक है। रस्ट जो है एक प्रकार का सॉफ्ट सबस्टांस है जो जनरली आयरन के ऊपर आ जाता है, आयरन के ऊपर आता है, और यह प्रोसेस कहलाता है रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब है कि आपका जो है लोहे का बना हुआ सामान धीरे धीरे वो ख़त्म होना शुरू हो गया है। तो कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है रस्टिंग। रस्टिंग कहते हैं जंग लगना। तो इन पदार्थों में जंग लगता है, आयरन और उससे बने हुए पदार्थों में, और इसका मुख्य कारण है ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन के कारण इस पर इस तरह के ऑक्साइड जम जाते हैं। ठीक है। ऑक्साइड जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं जंग लगना। और देखते हैं आगे ज़रा सा इसमें।
अगर आपको कोई पूछ दे कि बताइए कोरोजन क्या है, तो कोरोजन के बारे में बताइएगा आप कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल क्या होगा, धीरे धीरे कर कर नष्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब लोहे हो चाहे और भी मेटल हो, धीरे धीरे करके जब उसका लाइफ टाइम शॉर्ट होते चला जाता है, यानी कि उसकी जो जीवन अवधि है वो शॉर्ट होते चला जाता है। हमने देखा होगा अपने आसपास में पुल बनते हुए, रेलों के पुल, ठीक है, इसके अलावा ओवर ब्रिज बनते हुए, सब में मेटल की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। एक समय आने पर वो पुल गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा तो वो काफ़ी जल्दी गिर जाएंगे टूटकर, उसकी अवधि कम हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर के साथ होता है, एक समय होने के बाद हमारा शरीर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये तो हमारा लाइफ टाइम है। जनरली आमतौर पे मनुष्यों का जो लाइफ टाइम है वो 60 से 70 साल है एवरेज में। अगर इससे पहले कोई मरने लगता है तो उसमें कोई बीमारी हो जाती है। तो समझिए लोहे या और अन्य धातुओं के ऊपर होने वाली एक प्रकार की बीमारी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। इसे देहाती भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं। यानी कि होता क्या है, अगर आयरन के साथ में ऑक्सीजन आकर मिल जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे, तब यह क्या बनाता है, तब यह बनाता है Fe3O2 Fe2O3 सॉरी प्लस XH2O। एक चीज़ और हमने छोड़ दिया इसमें, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें थी। अच्छा, एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हमने x लिखा है, x के बदले में आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। रखने का मतलब है जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी उतना जल्दी आयरन ख़त्म होता चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जितना जल्दी में ये पदार्थ बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आयरन के समाप्त होने के चांसेस या मेटल के समाप्त होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आयरन को नष्ट होते हुए देख सकते हैं। देखते हैं जितनी अमाउंट में इधर है उतना ज़्यादा इसके साथ में मिलते जा रहा है और इसको ये ख़त्म करते चला जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसको हम लोग समझ सकते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए ये बातें थी इसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं फूड के बारे में। फूड में जो रेंसिडिटी होती है वो क्या होता है। अक्सर आपने देखा होगा, आप सभी बच्चों को पसंद होगा कुरकुरे खाना, चिप्स खाना, मैगी खाना, ठीक है, और अन्य फूड आइटम्स खाना। अब दुनिया शॉर्ट टाइमिंग में जी रहा है, कितना कम से कम समय में हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए, इसमें लोगों को विश्वास है। और इस स्तर में क्या हो रहा है कि सब चीज़ अब पैकेट बंद आ रहा है, चाहे वह कुरकुरे हो, चाहे मूँग दाल हो, चाहे वह और भी तरह तरह के खाने का आइटम्स हो, सबको पैकिंग करके भेजा जा रहा है। लेकिन आपने सोचा है कि उसको पैकिंग जो किया जाता है कितने समय तक वो ख़राब नहीं होगा। आप कभी उसके पीछे उलट कर देखिएगा, लिखा हुआ रैपर पे रहेगा 6 मंथ के लिए यूज़, ठीक है, या 12 मंथ के लिए या 24 मंथ के लिए, उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। या कभी गलती से उसमें हवा लग गया, यानी कि ऑक्सीजन उसमें चला गया, तो फिर तो ख़त्म ये कहानी। आप कोको कोला वाटर और विभिन्न प्रकार के कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोलते हैं, जैसे ही खोलते हैं उससे एक आवाज़ निकलती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कुछ रहती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन जब फूड के साथ हो रहा है तो उसको ख़राब करने का प्रयास कर रहा है। आप खुले में भोजन के विभिन्न प्रकार के आइटम को रख दें और 2 दिन बाद देखिए धीरे धीरे वह महकना शुरू हो जाएगा। अब तो गर्मी है, अभी तो और जल्दी महकना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हीट जितना ज़्यादा रहेगा उतना जल्दी खाना ख़राब होगा। सर्दियों के दिनों में जो शादियाँ होती हैं उसमें खाने ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं, और गर्मियों के दिनों में शादी होते हैं उसमें जल्दी खाना महक जाता है। तो खाना में अगर महक आ गया, यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल आ रहा है, यानी कि वो हमारे सुगंध में काफ़ी हमको बेकार लग रहा है और खाने में उसका टेस्ट बदल जा रहा है, समझ जाइए कि वहाँ पर क्या हुआ है, भोजन का ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है। अभी पिछले 2 दिन पहले की बात है, कुछ हम खाना खा रहे थे और हमने रख दिया था, फिर शाम में जैसे उसको खाने का प्रयास किए तो उससे अजीब सी बदबू आ रही थी। वो बता रहा था कि हमारा क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन फूड का हो चुका है, ठीक है। ये तो हम इसमें देख रहे हैं। आप जो कुरकुरे वगैरह भी खरीद के लाते हैं, अगर उसमें भी हल्का सा छेद कर दिया जाए पन्नी में कहीं पे उसके पॉलीथीन में, तो देखिएगा कुछ समय बाद वो खाने में बिल्कुल अलग टाइप का लगेगा, जो बताता है कि फूड का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो ये रेंसिडिटी के उदाहरण हैं। यानी कि हम किस पदार्थ को समझे किस में ऑक्सीडेशन होगा, तो जो भी पदार्थ में ऑयल का प्रयोग किया जाता है और जिस पदार्थ में फैट्स का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा 2 ही चीज़ें में हम बोल रहे हैं, ठीक है। जनरली चावल को रख दीजिएगा तो वो 1 से 2 दिन भी रह जाएगा,
ठीक है। लेकिन दाल में तो फैट्स पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं, तो दाल ख़राब होने के चांसेस होंगे। लेकिन ऑयल से बने हुए चीज़, फॉर एग्जांपल आप अच्छे से सब्ज़ी बनाकर रख दें और उसको आए परसों जाके खाइएगा, देखिएगा वो जैसे ही उसको खोलिएगा उसके ढक्कन को, आपको एकदम ऐसा बदबू लगेगा जिससे कि आप उसको बर्दाश्त ना कर सकें, आप उसको खा नहीं सकेंगे। सिर्फ बदबू ही नहीं, आपको अगर ऑक्सीडेशन पहचानना है फूड का तो सिर्फ बदबू नहीं, इसके साथ साथ उसके टेस्ट भी ख़राब हो जाएंगे। जैसा टेस्ट में होता है उसको चख के देखिए, बिल्कुल ख़राब लगेगा। और इस तरह के खाना खाने से आपको पॉइजनिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपका तबीयत ख़राब हो सकता है, आपको कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें ऑयल और फैट्स का प्रयोग किया जाता है, अगर उसको ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम लोग रेंसिडिटी, यानी ए प्रोसेस विच इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑयल्स एंड फैट फूड आइटम्स, जिसमें फैट और फूड के ऑयल का प्रयोग करके बनाया जाता है। ऐसे भोजन पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ये कहलाता है रेंसिडिटी, और इसके कारण क्या होता है, भोजन हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचे कैसे, इस तरह के अनप्लीजेंट स्मेल वाले चीज़ों को कैसे हम ठीक करें? तो ठीक करने का कोई उपाय नहीं, उससे अच्छा है कि हम रेंसिडिटी होने ही ना दें। तो रेंसिडिटी नहीं होने देने के लिए हम 5 चीज़ें कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फूड आइटम जो है इसमें हम, जैसे कि आपने देखा होगा अचार के बारे में, अचार में हम लोग नमक भी मिलाते हैं, ठीक है। अचार में हम विभिन्न प्रकार के मसाले मिलाते हैं, यानी कि जो पदार्थ में जितना ज़्यादा मसाला और विभिन्न प्रकार के औषधीय चीज़ों का प्रयोग होगा ना, वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। आपने देखा होगा अचार का मसाला और आपके सब्ज़ी के मसाला में लाखों का अंतर होगा। उसमें हम विभिन्न प्रकार के मसाले डालते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देता है वो। अगर आप किसी कारण से इससे ऑक्सीडेशन होना रोक दें तो आपका फूड रेंसिडिटी की ओर नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो दूसरा इसको हम कर सकते हैं कि इसमें हम जो भी ऑयल और फैट्स के आइटम है उसको हम नाइट्रोजन गैस से पैकिंग करें। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है, मतलब चुपचाप बैठे रहें। अपने क्लास में अक्सर आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चुपचाप क्लास आते हैं, बैठे रहते हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, छुट्टी हुई वो आराम से घर चले जाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो कि शरारत करते रहेंगे, उनका हाथ पैर चलते रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं एक्टिव, और जो चुपचाप बैठे रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन एक्टिव। तो नाइट्रोजन एक नॉन एक्टिव गैस है, और ये जब किसी चीज़ में इसको हम डालते हैं तो सामने वाले को ये आने नहीं देता है। फॉर एग्जांपल हमने एक रैपर के अंदर कुरकुरे को डाला और उसमें नाइट्रोजन गैस से पैक कर दिया उसको, अब वो ऑक्सीजन को आने ही नहीं देगा वहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। तीसरा है, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग चिप्स, कुरकुरे, मैगी ये सब के पैकेट को पैक करने के लिए अभी भी किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज़ है इसमें कि हम भोजन को क्या कर सकते हैं, फ्रीज या रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। यानी कि अगर हम भोजन के आइटम्स को फ्रीज में रख देते हैं तो आमतौर पे ऑक्सीडेशन कम हो जाता है लो टेम्परेचर पे। आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन जो है ये लो टेम्परेचर पे कम होगा, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम भोजन को फ्रीज में रख देते हैं तो वो 2-4 दिन, 1 दिन 2 दिन जिस तरह का भोजन रहेगा वो ख़राब होने की संभावनाएँ कम रहेगी, ठीक है, और उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी। चौथा है, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देना चाहते हैं तो इसको हम एयर टाइट पैकिंग करेंगे। आपने ऐसे कई सारे डब्बे देखेंगे जिसको एयर टाइट पैकिंग वाला कंटेनर सब आता है, जिसमें हवा बिल्कुल घुस ना सके। ऐसे डब्बों में बंद होता है। चीकू फल देखा होगा आपने, चीकू फल को जो लाया जाता है तो उसको डब्बे में पूरा बंद कर दिया जाता है, और जब उसको खोला जाता है तो उसको निकाल के हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी कारण से उस डब्बे में छेद रहे तो फिर उसमें भी चला जाएगा, यानी कि वो भी ख़राब हो जाएगा। पूरा बिल्कुल पैकिंग रहता है उसका अच्छे से। आपने देखा होगा किशमिश के पैकेट को पूरा एयर टाइट पैकिंग किया जाता है प्लास्टिक से। आपने देखा होगा काजू के पैकेट को एयर टाइट पैकिंग किया जाता है उसमें भी। तो इस तरह से एयर टाइट पैकिंग करके भी हम ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं, जिससे रेंसिडिटी कम होगी। और 5वां प्रोसेस है कि अगर हमें रेंसिडिटी से बचना है तो फूड को लाइट से बचाना होगा। लाइट, ये जो हमारे आसपास में लाइट आपको दिखाई दे रहा प्रकाश, इससे बचा के रखना होगा। इससे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हीट आते रहती है जो उसको ख़राब करने में मदद करते रहता है। तो कुल मिलाकर ऑक्सीडेशन मेटल के लिए भी नुकसानदायक है, जो कि कोरोजन दिखाता है आपको, लंबे लंबे पुलों को भी गिरा सकता है। और इससे बचने के लिए हम लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, कॉपर के परत चढ़ाते हैं और विभिन्न प्रकार के मेटल के ही परत चढ़ाकर ऐसे मेटलों को जीवित रखते हैं लंबे समय तक। अपने घरों में आप पेंटिंग वगैरह करते होंगे,
ठीक है। और फूड आइटम को अगर बचाना है तो उसके लिए ये पाँचों प्रोसेस है। इस तरह से आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का हमने अभी एक छोटा सा टॉपिक अभी देखा, और उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक के द्वारा आपको हमने सब कुछ वो प्रयास किया समझाने का जो आपके चैप्टर से रिलेटेड था। आगे का एक क्लास जो है आपका वो डाउट क्लास होने वाला है। इसमें आपको जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो हमारे साथ आप शेयर करेंगे, और हम और आप मिलकर एक महासंग्राम इसका स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पूर्ण रूपेण इसमें कंप्लीट तैयारी के साथ निकलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, और हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। और हमारे वीडियो में किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें, शेयर करें, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।